प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 9 में आज हम फिजिक्स के चैप्टर गति को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू करेंगे। कक्षा 11 में हम सरल रेखा में गति भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। मुझे आशा है अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी कलम उठा ली होगी, जिसके अंदर आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय में से महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका छठा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे एक समान वित्तीय गति के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर वित्तीय गति से क्या अभिप्राय है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होता होगा? दरअसल वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है उसी का मतलब है वृत्तीय गति। सीधी चल रही थी उसकी बात तो हमने कर ली, अब गोल घुमा दिया है और कुछ नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं कि एक समान वित्तीय गति होती क्या है। अब मान लीजिए कोई गोल पाथ है। अब मान लीजिए कि इस पे कोई बच्चा गोल गोल भाग रहा है। अब आपको एक बात जाननी है कि जो त्वरण होता है वो दो चीजों की वजह से हो सकता है। या तो गति में बदलाव हो, जो कि त्वरण का डेफिनेशन ही है कि गति में बदलाव होता है, इसे त्वरण कहते हैं। परंतु अगर गति में बदलाव नहीं हो रहा पर डायरेक्शन यानी कि दिशा में बदलाव हो रहा है तो वो गति भी त्वरित ही होती है और उस गति में भी त्वरण होता है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो एक ही गति से भाग रहा है, तो गति में तो बदलाव नहीं हो रहा परंतु इसकी दिशा जरूर बदल रही है, क्योंकि ये सीधा नहीं भाग रहा, हर बार अपनी दिशा को थोड़ा सा बदलता है और इसी के कारण ये गोल भाग पा रहा है। अब यहाँ पर जो ये गोल सर्कल बना है इसमें गति स्थिर है क्योंकि वो एक ही गति से भाग रहा है, फिर भी ये एक त्वरित गति का उदाहरण है। यहाँ पर इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, उसे मान लेते हैं r। तो यहाँ पर कुछ समय भी लगा होगा उसे भागने में, जिसे कहते हैं t, और इसे जो दूरी लगी होगी उसे कहते हैं 2πr। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी वो सर्कल के बाहर भाग रहा है, यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसे ही कहा जाएगा दूरी। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर में 2πr। तो अगर हम इसका वेग निकालना चाहें तो वो कितना आएगा? वेग बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय। तो दूरी अपॉन में समय डालने पर हमें वेग मिलेगा 2πr अपॉन में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेग का एक वृत्ताकार गति के लिए। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं वृत्ताकार गति के। उदाहरण के लिए जो हमारा अर्थ है उसके आसपास जो हमारा मून घूमता है वो एक वृत्तीय गति में घूमता है और उसमें उसे 24 घंटे का समय लगता है। इसी तरीके से जो जाइंट व्हील होती है, यानी कि जो ये बड़ा वाला झूला होता है, यहाँ पर भी जो हर डब्बा होता है वो एक गोल गति में घूमता है। पहले वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है। तो ये भी एक वित्तीय गति का उदाहरण है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार एक समान गति और असमान गति को। तो अचानक से हम इस पे कैसे आ गए? दरअसल हमारा अध्याय यहीं पे खत्म हो चुका है, परंतु इस अध्याय से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इन फॉर्मूलों को देख लीजिए और उसके बाद इन सभी फॉर्मूलों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और उसके बाद रट लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक समान गति जहां पर a 0 होता है और गति स्थिर होती है, और असमान गति जहां पर a 0 नहीं होता और गति अस्थिर होती है।
दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। आप एक समान में असमान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते और असमान गति में एक समान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक समान गति में एक फॉर्मूला है जो है गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, जबकि असमान गति में तीन फॉर्मूले हैं। एक है v बराबर में u प्लस at, दूसरा है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और तीसरा है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब तक तो आपको ये याद हो चुका होगा, हम इसे 2 बार डिराइव भी कर चुके हैं। तो एक बार इन्हें अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2 और फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, देख लेते हैं। वो है औसत चाल और औसत वेग के। दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं और हम पहले पढ़ चुके हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है जितने भी वेग हैं उन सबको जोड़ दो और जितने वेग हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पर n वेग हैं तो n वेग का सम कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 वेग होते तो हम करते v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 से डिवाइड करते हैं। तो जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। चलिए, तो आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए और आपको सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। अब हम करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि है वित्तीय गति के ऊपर। तो सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो हमें ये कहा गया है कि त्रिज्या जो है वो 42,250 किलोमीटर है और एक बार पूरा घूमने में समय कितना लग रहा है, 24 घंटे का। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दी हुई है त्रिज्या यानी कि r, जो कि है 42,250 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 24 घंटे, और हमसे पूछा गया है गति। अब यहाँ पर गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में t, हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर पाई भी लिख सकते हैं, गुने में 42,250 किलोमीटर अपॉन में 24 घंटे। अब यहाँ पर 2 से 24 को काटा जा सकता है तो आएगा 18, और फिर 42,250 से एक बार 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 9। उसके बाद इसे ज्यादा नहीं काटा जा सकता, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। b बराबर में 21,125 पाई अपॉन में 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर था और नीचे आवर था। अब आपको इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल इक्वेशन बन जाती है और इसको सॉल्व करने में आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसे यहाँ पर छोड़कर आगे के दूसरे क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपके पास फिर टाइम बच जाता है तो उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए त्वरण और इसको प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। जैसे कि हमें बताया हुआ है u बराबर में 0, क्योंकि रेलगाड़ी पहले विराम अवस्था में थी तो उसकी प्रारंभिक गति तो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। b हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, पर हम जानते हैं कि जो SI मात्रक है गति का वो है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको बदलना नहीं आता तो इसका एक शॉर्टकट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुना कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 यानी कि 5/18 के उल्टे से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो प्रारंभिक गति और अंतिम गति हमें दी हुई है, साथ में हमें दिया हुआ है समय 5 मिनट, पर हम जानते हैं कि समय का SI मात्रक है सेकेंड, तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 5 को गुना करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड। अब हमसे पूछा हुआ है त्वरण कितना है और दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र था a बराबर में v माइनस u अपॉन में t। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u यानी कि प्रारंभिक गति 0 था और समय लगा था 300 सेकेंड का।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर था मीटर पर सेकंड और नीचे था सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चाहे तो 1/15 को और छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर आप ध्यान दें तो हमें अभी s भी निकालना है और उसके अंदर हमें a का इस्तेमाल करना है, तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो इसे हम अभी 1/15 ही रहने देते हैं और s का फॉर्मूला लगाते हैं। तो s के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो 2a है उसे नीचे ले जाइए और u तो हमारा 0 था, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर सिर्फ बचेगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यूज, v स्क्वायर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में 2 गुने में 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड है ऊपर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और दोनों सेकंड से दोनों सेकंड कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 मीटर। उसी मीटर को हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब 20 अपॉन में 2 गुने 1/15 है, तो ये 1/15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 गुने में 15 अपॉन में 2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000। तो 3000 ये हो गया और यूनिट आई थी मीटर, हमारे पास दूरी आ गई 3000 मीटर। B, क्वेश्चन नंबर 5 D। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 2। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार परिचय पर नजर डालते हैं। आप अपने आसपास रोज बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, पर क्या आपको सारी वस्तुएं गति करती हुई दिखती हैं? इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन की खिड़की तथा दरवाजों की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो क्या आपको ट्रेन के अंदर की वस्तुएं आगे चलती हुई नजर आएंगी? क्या आपको चीजें गति में दिखेंगी? नहीं। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए इसके लिए हम एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड ट्रेन के बाहर खड़ी है और अब उसके लिए बताइए क्या ट्रेन गति कर रही है या नहीं। जी हाँ, उसके लिए ट्रेन गति कर रही है। इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें पहला है गति का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। जैसे जब आप ट्रेन के अंदर बैठे थे तो ट्रेन की गति
0 थी, लेकिन आपकी फ्रेंड के लिए ट्रेन की कुछ निश्चित गति थी। एक वस्तु गति की अवस्था में तभी कहलाती है जब वह समय के साथ कुछ दूरी तय करे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चाल को समझते हैं। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। यह किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखा है v बराबर x/t, जहां पर v है चाल, x है दूरी तथा t है समय। अब हमें यहां से ये भी पता चलता है, यदि दूरी का मान ज्यादा है तो चाल का मान भी ज्यादा होगा, और अगर समय का मान कम है तब भी चाल का मान अधिक होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक निश्चित गति से चल रहा है। अब यह किसी निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी तय करता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वह इसी निश्चित समय अंतराल में अधिक दूरी करता है। तब दूसरे व्यक्ति की चाल पहले व्यक्ति की चाल से अधिक कहलाएगी। चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यदि दो वस्तुएं समान गति से अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तब भी उनकी चाल समान होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यदि यह पिंड किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है और उसी की तरह दूसरा पिंड भी एक दूसरी निश्चित दिशा में गति कर रहा है, और यदि दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तब दोनों की चाल समान होगी और यह निर्भर नहीं करेगा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और वेग पर नजर डालते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यह किसी पिंड की वह दर है जिससे वह किसी निश्चित दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मतलब वेग में हम परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी ध्यान देते हैं, और इसको इस सूत्र से प्रदर्शित किया है, जहां लिखा है v बराबर d/t, जहां d विस्थापन है और t समय है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड एक बिंदु से आगे की तरफ सरल रेखा में गति कर रहा है और वो t समय में d विस्थापन तय करता है, तब उसका वेग हो जाएगा d/t। वेग का मान सदैव दिशा पर भी निर्भर करता है। चलिए इसे भी फिगर से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, वहीं एक दूसरा पिंड किसी दूसरी दिशा में समान रूप से गति कर रहा है, और दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। परंतु तब भी इन दोनों का वेग अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और औसत चाल को समझते हैं। औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। एक गतिमान कण के लिए औसत चाल को दो बिंदुओं के बीच की दूरी में अंतर तथा बिंदुओं के बीच के समय में अंतर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो इस प्रकार गति कर रहा है। अब हम औसत चाल निकालने के लिए इसकी तय की गई दूरी देखेंगे, जो इस प्रकार है, और इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल व्यय समय।
चित्र में चली गई दूरी को काले रंग की सरल रेखा से प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और औसत चाल से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत चाल की इकाई मीटर पर सेकंड है। औसत चाल की विमा m0 L1 t-1 है। औसत चाल की दिशा के बारे में नहीं बताती है तथा औसत चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है तथा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। सरल रेखा पर जो बिंदु दिखाए गए हैं उनका नाम है A, B तथा C। वस्तु गति बिंदु A से प्रारंभ करती है और वो पहले A से C की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 3 मीटर। फिर C से B की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 4 मीटर और फिर वापस से B बिंदु से C पर आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। मान लीजिए वस्तु ने अपनी पूरी गति के दौरान 10 सेकंड में पूरी दूरी तय की। तब इस केस में औसत चाल होगी v एवरेज बराबर 3 मीटर, क्योंकि A से C के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, प्लस 4 मीटर क्योंकि फिर वस्तु C से B की तरफ गई थी, प्लस 4 मीटर क्योंकि वस्तु वापस से पॉइंट B से पॉइंट C पर आ गई थी, और बटे 10 सेकंड क्योंकि कुल दूरी 10 सेकंड के समयांतराल में तय की गई। इसलिए v एवरेज हो जाएगा 11 मीटर बटे 10 सेकंड बराबर 1.1 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं औसत वेग को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक गतिमान कण के लिए औसत वेग को दो बिंदुओं के बीच विस्थापन तथा बिंदुओं के बीच के समयांतराल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड गति कर रहा है और उसका गति का मार्ग इस तरह से है। अब जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि औसत वेग के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच विस्थापन की आवश्यकता होती है, तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो कि हैं x1 और x2, इनके बीच विस्थापन हम इस रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जहां t2 और t1 अंतिम तथा प्रारंभिक समय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औसत वेग से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। औसत वेग द्वारा पिंड की गति की दिशा के बारे में भी पता चलता है। औसत वेग का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। औसत वेग का मान औसत चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। औसत वेग का मान कभी भी औसत चाल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसे ग्राफ से समझते हैं। इसके लिए हम समय और दूरी के बीच एक ग्राफ लेते हैं, जिसका औसत वेग निकालने के लिए हम इस ग्राफ पर कोई दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं जिनकी x अक्ष पर दूरी है x1 और x2। अब औसत वेग निकालने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींचते हैं और इस सरल रेखा की प्रवणता ही औसत वेग कहलाती है।
आप देख सकते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता धनात्मक है। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच का भी औसत वेग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए औसत वेग का मान भी ऋणात्मक होगा। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि औसत वेग का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवणता का मान 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के और ग्राफ देखते हैं। हमारा पहला ग्राफ है दूरी और समय के बीच का ग्राफ, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रवणता धनात्मक है, इसलिए औसत वेग भी धनात्मक होगा। तथा दूसरे केस में प्रवणता ऋणात्मक है, इसलिए औसत वेग भी ऋणात्मक होगा। तथा तीसरे केस में प्रवणता 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप का मान 0 है, इसलिए औसत वेग भी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तात्क्षणिक वेग पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहाँ पर इसका परिचय पढ़ेंगे। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और विमा होती है m0 L1 t-1। आगे चलते हैं और तात्क्षणिक चाल पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक वेग के परिमाण को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यदि तात्क्षणिक वेग को v से रिप्रेजेंट किया जाए और तात्क्षणिक चाल को u से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यह लिखा जा सकता है u बराबर मॉड v। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा औसत चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा तात्क्षणिक चाल एवं वेग। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल तथा त्वरण। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा और आपने इसे भरपूर एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आज कक्षा 9 की पढ़ाई करी, जिसके अंदर हमने फिजिक्स का चैप्टर गति को पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 11 में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।